अप्रैल 2026 अमेरिकी आपराधिक इतिहास के सबसे उलझे और खौफनाक मामलों में से एक लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर केस आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच ही गया। आज के इस विश्लेषण में हम दशकों पुराने इस गहरे रहस्य की तह तक जाएंगे। ये सिर्फ एक कातिल के पकड़े जाने की कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये उन जिंदगियों की कहानी है जिन्हें न्याय के लिए एक बहुत लंबा और बेहद दर्दनाक इंतजार करना पड़ा। 8। जरा इस नंबर पर गौर करें। ये सिर्फ एक अंक नहीं है, बल्कि एक बेहद दुखद सच्चाई का प्रतीक है। ये वो 8 महिलाएं हैं जिनकी हत्या करने की बात पूर्व आर्किटेक्ट रेक्स ह्यूअरमैन ने अदालत में स्वीकार की है। सोचिए, हत्याओं का ये सिलसिला लगभग 17 सालों तक चलता रहा। इतनी बड़ी संख्या इस पूरे मामले की भयावहता को साफ दर्शाती है, और आज इन सभी पीड़ितों को पूरे सम्मान के साथ याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। पहले हम गिलगो बीच के उस चौंकाने वाले कबूलनामे को देखेंगे, फिर जांच की उलझी परतों को खोलेंगे, उसके बाद हम गिलगो 4 को याद करेंगे, अन्य पीड़ितों की पहचान के बारे में जानेंगे, और अंत में सजा और इस मामले के समापन पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, गिलगो बीच का कबूलनामा, कैसे सुलझा दशकों पुराना ये रहस्य। 8 अप्रैल 2026 यही वो दिन था जब पूर्व आर्किटेक्ट रेक्स ह्यूअरमैन ने 8 महिलाओं की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। ह्यूअरमैन 2023 से ही पुलिस की हिरासत में था, लेकिन जिस बात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया वो ये थी कि उसने केवल उन 4 महिलाओं की हत्या ही नहीं कबूली जिन पर पहले से शक था, बल्कि उसने कुल 8 महिलाओं की हत्या की बात मान ली। इन सभी के शव लॉन्ग आइलैंड के ओशन पार्कवे के किनारे बड़ी बेरहमी से फेंक दिए गए थे। अगर हम इस पूरे मामले की टाइमलाइन देखें तो इसका सफ़र बेहद लंबा और जटिल रहा है। 1993 में पहली शिकार गायब होती है और फिर कई सालों तक सन्नाटा छा जाता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ आता है साल 2010 में, जब शैनन गिलबर्ट नाम की एक लापता महिला की तलाश शुरू होती है। ये खोज ही मानो वो चिंगारी थी जिसने अनजाने में इस खौफनाक सच से पर्दा उठा दिया। इसके बाद सुराग जुड़ते चले गए। 2023 में ह्यूमन गिरफ्तार हुआ और आखिरकार 2026 में उसका पूरा कबूलनामा दुनिया के सामने आ गया। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, जांच की परतें खुलना, जहां हम डिजिटल और भौतिक सुरागों को समझेंगे। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजें एक बेहद चतुर हत्यारे का पर्दाफाश कर सकती हैं। बर्नर फोन को जोड़ने वाले सेल टावर के रिकॉर्ड्स हों, एक हरे रंग के पिकअप ट्रक का सुराग हो, क्रेडिट कार्ड के बिलिंग की जानकारी हो, या फिर इंटरनेट सर्च का लंबा चौड़ा इतिहास। अलग अलग दिखने वाले ये मामूली डेटा पॉइंट्स जब एक साथ मिलाए गए ना, तो ह्यूमन की दोहरी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अदालत में जो बयान दिए गए उनके मुताबिक इस कातिल का तरीका, जिसे हम मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, वो बेहद खौफनाक और सधा हुआ था। वो पहले बर्नर फोन के जरिए संपर्क करता, फिर पैसों का लालच देकर बुलाता, उसके बाद गला घोंटकर हत्या करता, उनके सिर और पैरों को बांधता और अंत में शवों को बोरे या बरलैप में लपेटकर फेंक देता। ये एक बेहद सर्द और सोची समझी क्रूरता थी, जिसका तरीका हर एक हत्या में बिल्कुल एक जैसा था। आइए चलते हैं भाग 3 पर, गिलगो 4 की याद, वो पहली 4 खोज जिन्होंने इस मामले की नींव रखी। ये 4 जिंदगियां थीं, मॉरीन ब्रेनार्ड बार्न्स, मेलिसा बार्थलेमी, मेगन वाटरमैन और एम्बर लिन कॉस्टेलो। ये सभी सेक्स वर्कर थी, दिखने में भी लगभग एक जैसी थी, और सबसे बड़ी बात, ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानती थी। इन सभी के शव दिसंबर 2010 में केवल कुछ ही दिनों के अंतराल पर तब मिले जब पुलिस शैनन गिलबर्ट की तलाश में खोजी कुत्तों के साथ उस इलाके में छानबीन कर रही थी। इन नामों के पीछे की असल कहानी दिल दहला देने वाली है। मॉरीन ब्रेनार्ड बार्न्स को अपने घर से निकाले जाने और अपने बच्चे की कस्टडी छिन जाने का गहरा डर सता रहा था। इसीलिए उसने $3000 कमाने की उम्मीद में जूलियाना या मैरी नाम से काम खोजना शुरू किया था। वहीं मेलिसा बार्थलेमी के गायब होने के बाद उसकी किशोर उम्र की बहन को मैनहट्टन से लगातार परेशान करने वाले अनजान फोन आ रहे थे। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि वे केवल किसी की शिकार नहीं थी, बल्कि परिवार और जिम्मेदारियों वाली इंसान थी। मॉरीन की दोस्त सारा कार्नेज के ये शब्द हमें सीधे उनके दर्द से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा था, उसकी आंखें चमकदार नीली थीं, वो बहुत मिलनसार और अपनी बात बेबाकी से रखने वाली थी,
हर बार जब मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो ये आसान नहीं होता। सच में ये उदाहरण हमें उस गहरे खालीपन का एहसास कराता है जो ये महिलाएं अपने पीछे छोड़ गई हैं। मेगन और एम्बर के अंतिम पल भी उतने ही त्रासदीपूर्ण थे। मेगन वाटरमैन रात 1:15 बजे लॉन्ग आइलैंड के हॉलिडे इन से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। दूसरी तरफ एम्बर लिन कॉस्टेलो 24 घंटे रुकने के लिए ज्यादा पैसे देने वाले एक क्लाइंट से मिलने के लिए अपना पर्स लिए बिना ही अपार्टमेंट से चली गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि एम्बर के रूममेट्स ने एक बार उसे एक खतरनाक क्लाइंट से बचाया भी था और उसी क्लाइंट के होलिये ने अंततः पुलिस को ह्यूअरमैन तक पहुंचाया। एक हत्या का असर कई पीढ़ियों तक रहता है और ये बात मेगन की बेटी लिली वाटरमैन के इन शब्दों से बिल्कुल साफ झलकती है। मैं उसे वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती और ये मुझे बहुत हताश करता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये एक बच्ची से उसकी माँ को हमेशा के लिए छीन लेने का एक क्रूर अपराध था। अब आते हैं भाग 4 पर, अन्य पीड़ितों की पहचान। कैसे अनाम चेहरों को उनका नाम वापस मिला। वैलेरी मैक और करिन वर्गाटा, इन दोनों को एक दशक से भी ज्यादा समय तक केवल जेन डो नंबर 6 और जेन डो नंबर 7 के रूप में जाना जाता था, अनाम शव। लेकिन 2020 और 2022 में डीएनए तकनीक में जो भारी प्रगति हुई, उसी का नतीजा था कि अंततः इनकी पहचान हो सकी और सालों बाद इनके परिवारों को अपनों के नाम वापस मिल सके। सैंड्रा कॉस्टेला के मामले की तुलना जब हम जेसिका टेलर और वैलेरी मैक्स से करते हैं तो एक खौफनाक पैटर्न सामने आता है। ह्यूमन ने माना था कि 1993 में सैंड्रा कॉस्टेला उसकी पहली शिकार थी। वहीं जेसिका और वैलेरी के मामले एक भयानक सच्चाई को दर्शाते हैं। गिलगो बीच पर उनके अवशेष मिलने से सालों पहले मैनरविल जैसे इलाकों में उनके शरीर के कुछ हिस्से पाए गए थे। ये हत्यारे की एक बहुत ही सोची समझी और भटकाने वाली चाल थी। और अब हमारे विश्लेषण का अंतिम हिस्सा, भाग 5, सजा और मामले का समापन, कानूनी फैसले का समय। ह्यूमन को बिना पैरोल के 3 लगातार आजीवन कारावास की सजा का सामना करना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोषी अपना बाकी का पूरा जीवन जेल की सलाखों के पीछे ही बिताएगा और उसके कभी भी बाहर आने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। 17 जून 2026 को ह्यूमन को ये सजा और साथ ही बाकी मामलों के लिए अतिरिक्त 100 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि प्ली एग्रीमेंट के तहत कैरिन वर्गाटा की हत्या के लिए ह्यूअरमैन पर औपचारिक रूप से मुकदमा नहीं चलेगा, फिर भी उसका ये व्यापक कबूलनामा 8 परिवारों के लिए लगभग 30 साल की उस पीड़ादायक अनिश्चितता को खत्म जरूर कर देता है। एक तरह से ये अमेरिकी न्याय प्रणाली के इतिहास में एक बेहद बड़े और तकलीफदेह अध्याय का समापन है। अंत में हम आज के इस विश्लेषण को एक गहरे सवाल के साथ समाप्त करते हैं। एक कातिल के कबूलनामे से पुलिस की केस फाइल तो बंद हो जाती है, लेकिन 30 साल के इस खौफनाक रहस्य के बाद समाज और परिवार वास्तव में शांति कैसे पाते हैं? हमें केवल एक अपराधी के पकड़े जाने पर ही नहीं, बल्कि उन 8 महिलाओं की यादों पर भी विचार करना चाहिए जिन्हें समय से पहले और बड़ी बेरहमी से मिटा दिया गया। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा इस पूरे मामले को गहराई से समझने में मददगार साबित हुई होगी।